नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास मेगा कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा मेगा कंप्यूटर कोर्स शुरू हुआ है जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। उस सीरीज़ में हमने उसकी एक सब सीरीज़ भी चालू करी है जिसमें आपको MCQ सीरीज़ के माध्यम से हम उन टॉपिक्स का रिवीजन कराएंगे जो डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको टॉपिक मैं मेगा कंप्यूटर सीरीज़ में पढ़ाऊँगा उसके MCQs आपको इस सीरीज़ में कराए जाएंगे। यानी कि 2 से 3 क्लासेस जब मेगा कंप्यूटर की डिटेल्ड कोर्स की हुआ करेंगी, उसके बाद आपको एक क्लास MCQ सीरीज़ की मिलेगी जिसमें उन हुए 2-3 टॉपिक्स के MCQs यहाँ पर हम करेंगे। तो यदि हम बात करें मेगा कंप्यूटर कोर्स में, हमने अभी रिसेंटली पिछले 2 दिनों में कंप्यूटर के टाइप्स को और कंप्यूटर के मेमोरी को ख़त्म करा है, तो हम इन पर बेस्ड MCQ आज की क्लास में देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेगा कंप्यूटर कोर्स को एक्सेस कर लीजिए। इसमें हम आपको कंप्यूटर इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो, उसमें आने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड सारी समस्याएं आपकी इस एक सीरीज़ में हल कर दी जाएंगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं और RRB NTPC में GK सेक्शन में आपको समस्या आ रही है और अभी भी आपका एग्ज़ाम होना शेष है, तो आप हमारे 99 रुपीज़ के GK पैकेज को परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उसे आप परचेज़ करके यदि आप इसमें 3000 वन लाइनर्स हैं जिन्हें आप 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हैं और अपने बचे हुए पेपर का भविष्य सुधार सकते हैं, तो फटाफट से आप लोग इसे परचेज जरूर कर लें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? देखो यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के MCQs भी आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर का एक डिवाइस है विच ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, इनपुट प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो एक ये क्या करती है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करती है। सर बिल्कुल करती है। ये इनपुट प्रोसेसर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट हमें देता है ना। हमने देखा था कि हम आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है अपने CPU के माध्यम से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, और हमें क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। आउटपुट किस माध्यम से देता है? वो मॉनिटर के माध्यम से देता है, प्रिंटर के माध्यम से देता है, या साउंड के माध्यम से देता है, या फिर इन्हीं तीनों के माध्यम से हमें देता है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बिल्कुल है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ विच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला जा रहा है कि भाई डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर इनमें से कौन सा एक वैलिड कंप्यूटर का टाइप होगा? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। माफ़ी चाहूँगा, एनालॉग कंप्यूटर वो होगा जो आपका वोल्टेज या फिर करंट या फिर कंटिन्यूस इनपुट्स पर काम करेगा। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होगा आपका? जो 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट पर काम करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होगा जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई गेस सभी को यहाँ पर चीज़ें समझ आ गई होंगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। और हमारा जो टारगेट है, हमारे 49,350 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मंथ में हमारा जो टारगेट है वो 50,000 का है। तो सभी लोगों से बोलूँगा कि भाई 50,000 के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करते चलो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी कि एनालॉग भी है, डिजिटल भी और हाइब्रिड भी है। ये 3 बेसिक टाइप हैं। और इसके अलावा हमने जो बाकी के टाइप पढ़े हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स के अलग अलग टाइप पढ़े हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर पढ़ा है हमने, वर्क स्टेशन पढ़ा है, मिनी कंप्यूटर पढ़ा है, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा है। ये सारे के सारे टाइप पढ़े हमने। आगे बढ़ते हैं, अगला है बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट। साइज़ के बेसिस पर बात करी जा रही है। तो देखो साइज़ के बेसिस पर आपने सुपर कंप्यूटर देखा, आपने वर्क स्टेशन देखा, फिर आपने PC देखा, फिर आपने मिनी कंप्यूटर देखा, फिर आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा। ठीक है, तो इस हिसाब से लगभग 5 प्रकार जो हैं वो साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल 5। ठीक है, 5 ही जो है वो साइज़ के आधार पर हैं। आप कई सारे भी पढ़े होंगे, जैसे अब कई सारे बच्चे बोलते हैं मिनी और माइक्रो अलग अलग हैं सर। तो मिनी और माइक्रो साइज़ में लगभग सेम ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप
करेंट अफेयर की PDF परचेस करना चाहते हैं तो नॉलेज स्काई के ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर मैगज़ीन जो है वो मात्र 9 रुपये में, और ईयरली करेंट अफेयर मैगज़ीन जो है मात्र 19 रुपये में हमारे द्वारा अवेलेबल कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा। मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही डेटा को हैंडल कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एक ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग यानी कि एनालॉग सिग्नल पर भी काम कर सकता है और डिजिटल यानी कि 0 और 1 बाइनरी डेटा पर भी काम कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन सी यानी कि हाइब्रिड। चलिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट दी सुपर कंप्यूटर्स। क्या बोला गया सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है इट इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो सर बिल्कुल आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इट हैज़ वेरी हाई कंप्यूटेशन स्पीड। तो बिल्कुल भाई सुपर कंप्यूटर बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्पीड बहुत हाई होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल ये बहुत महंगे होते हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है बिल्कुल सही होगा इस सिनारियो में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते चलें। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी। अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड इन। पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1954 में, 1976 में, 1796 में या फिर 1986 में। तो आप सभी को पता है सैम्योर क्रे ने कब बनाया था? 1976 में बनाया था। सैम्योर क्रे ने बनाया था। इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और इंडिया में किसे बोला जाता है? जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में आता हूँ। इंडिया में किसे बोला जाता है और इंडिया में पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कब आया था? ठीक है। हु इज़ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया और व्हेन इट केम इन इंडिया? जल्दी से बताओ सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर 1976 है, ये हम सभी को पता है। विच ऑफ दीज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। इनमें से कौन जो है वो सपोर्ट नहीं करता? डज नॉट सपोर्ट लिखा हुआ है, कौन सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम? मतलब एक समय में एक साथ मल्टीपल यूज़र्स को कौन सपोर्ट नहीं करता? मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से मुझे बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ये थोड़ी सी समस्या है। ये यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए फिर। ठीक है। यदि वर्क स्टेशन, हम सभी ने देखा था कि वर्क स्टेशन में बेसिकली होता क्या? वर्क स्टेशन में बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मेन फ्रेम में नहीं होगा, मिनी में नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर डज नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ दीज सेक्टर? बोला गया मेन फ्रेम कंप्यूटर इनमें से किस सेक्टर में यूज़ होता है? बैंकिंग में, गवर्नमेंट में, हेल्थ में या फिर ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पर भाई इन सभी जगहों पर जो है हम इसका यूज़ देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव होगा। अब बढ़ते आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर? इनमें से किस में माइक्रो प्रोसेसर होगा? माइक्रो कंप्यूटर में होगा, सुपर कंप्यूटर में होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में होगा या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताइए। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज़ होगा? इनमें से किस तरह के कंप्यूटर में यूज़ होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइक्रो कंप्यूटर में ये यूज़ होता है। इन सभी में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक माइक्रो कंप्यूटर का फीचर है? यदि आपने माइक्रो कंप्यूटर मुझसे अच्छे से पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे और जल्दी से आंसर दे देंगे। पहला है सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, इट हैज़ लो वेट, इट कैन बी कैरीड एनीवेयर और फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है। ऑल ऑफ दीज सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ है। Which of these is a single user computer with huge RAM and added graphics? Which of these is a single user computer with huge RAM and added graphics? Supercomputer, workstation, PC and all of these?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो हैं ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने यार कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये एक क्वेश्चन को हम सुधार लेते हैं। ये है ना, ये बिल्कुल सही है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर होते हैं, ये मल्टी यूज़र हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, मिनी कंप्यूटर्स नहीं होना चाहिए था, बस ठीक है, ओके। वर्क स्टेशन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज़र तो हमने वर्क स्टेशन देख लिया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब वर्क स्टेशन कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ दीज फील्ड, वर्क स्टेशन को आप कहाँ यूज़ करेंगे, डेटा एनालिसिस के फील्ड में, एडिटिंग के फील्ड में, या फिर कैड के फील्ड में। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी जगहों पर इसे यूज़ किया जा सकेगा क्या। ठीक है, कैड में सिर्फ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सिंगल यूज़र है, सिर्फ कैड में यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप दैट वी यूज्ड इज़ अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज कैटेगरीज, जो लैपटॉप है वो किस में आएगा, माइक्रो कंप्यूटर में आएगा, वर्क स्टेशन में आएगा, पर्सनल कंप्यूटर में आएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो वर्क स्टेशन तो है नहीं, तो ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, अब बचेगा माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। तो बेसिकली ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, मिनी और माइक्रो के केस में ये माइक्रो कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शंस क्या अवेलेबल है उसके बेस पर आपका जो आंसर है वो बनेगा। आपने ऑप्शंस क्या है इसके बेस पर आपका आंसर दोस्तों बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। सीपीयू के लिए सबसे फास्टेस्ट मीन्स कौन सा है मेमोरी एक्सेस में, रजिस्टर्स हैं, कैश हैं, मेन मेमोरी है, या फिर वर्चुअल मेमोरी है। अब बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ी में कैश लगा के आ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि कैश हम सभी ने पढ़ा कि भाई कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है कैश मेमोरी। यदि मेमोरी की बात करें तो ये 3 मेमोरी, और इनमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है सर, कैश मेमोरी ही होती है। लेकिन यदि मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि यदि कैश और रजिस्टर एक साथ आएंगे तो कैश और रजिस्टर में से रजिस्टर ज़्यादा फास्ट होते हैं। बट याद रखना, रजिस्टर से बिट्स को यूज़ कर सकते हैं, एक बिट को ही यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर का कॉम्बिनेशन मिलकर कैश बनाएंगे, कैश। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इस केस में रजिस्टर है। यदि यहाँ पर रजिस्टर हटा के मैं मान लीजिए रैम रख देता, अब यहाँ पर आप कैश लगा के आते। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको रजिस्टर ऑप्शन में है तो आप सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजिस्टर्स लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपके मेमोरी के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप इज़ कॉल्ड। देखो इससे पहले मैंने आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ कराया अभी, और अब जो है वो मेमोरी के एमसीक्यूज़ शुरू हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप इज़, मतलब सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ करके जिस मेमोरी को बनाया जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप कैश मेमोरी बोलेंगे, उसे आप मेन मेमोरी बोलेंगे, उसे आप सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे, उसे आप रजिस्टर बोलेंगे। तो सही आंसर इसका है मेन मेमोरी। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इसे मेन मेमोरी बोला जाता है। सही बच्चों से बोलूँगा कि नॉलेज स्काई एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से जल्दी से फटाफट से जाइए और नॉलेज स्काई ऐप को डाउनलोड कर ले इस पीडीएफ्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइज़ ऑफ ब्लैंक मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ एड्रेस बस। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो साइज़ इनमें से किस मेमोरी की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है एड्रेस बस की साइज़ पर, है ना। मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी। एक चीज़ बता देता हूँ, मेन मेमोरी और एड्रेस बस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो यदि एड्रेस बस आए तो मेन मेमोरी आए तो एड्रेस बस, ये एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेन मेमोरी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों को एक साथ याद रखना है, तो भूलना नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस बस। इनमें से कौन जो है वो एड्रेस बस से इंडिपेंडेंट है, मतलब किस में एड्रेस बस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंडरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, ऑन बोर्ड मेमोरी में, या फिर कैशे मेमोरी में। तो देखो अब मैंने आपको क्या बोला कि मेन मेमोरी के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये जो तीनों के तीनों हैं ये मेन मेमोरी का ही पार्ट होते हैं, है ना। मतलब ये तीनों की तीनों मेन मेमोरी का ही पार्ट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो आपकी सीपीयू में अलग से लगी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव,
तो इसमें एड्रेस बस का यूज़ नहीं हुआ, तो सेकेंडरी मेमोरी इसका यूज हेल्प। ठीक है, चलो यहाँ पर भी आंसर उसी ट्रिक से लगा कि मेन मेमोरी और एड्रेस बस कनेक्टेड होते हैं, तो ये तीनों मेन मेमोरी के पार्ट हैं, तो ये तो डिपेंडेंट होंगे एड्रेस बस पर। अब हमसे पूछा इंडिपेंडेंट, तो सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन ए सेकेंडरी मेमोरी। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरनल रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू। क्या बोला गया है कि इंटरनल रजिस्टर्स जो होते हैं सीपीयू की, उसकी लोकेशन क्या होती है, इंटरनल होती है, ऑन चिप होती है, एक्सटर्नल होती है, या फिर मदरबोर्ड पर ये होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑन चिप होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये, ऑन चिप होते हैं। क्लियर है। देखो एक चीज़ ज़रूर मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर का हमारा जो कोर्स है उसमें हमने हर क्लास को 30 मिनट में कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, तो उसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ 30 मिनट में हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बेसिक टू एडवांस में भी इंजीनियरिंग लेवल की कंप्यूटर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप चाहे नॉर्मल ऐसा एग्ज़ाम दे रहा हूँ जिसमें नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर आता है, या फिर आप एक ऐसा एग्ज़ाम दे रहा हूँ जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेवल का आता है, यानी कि बहुत टेक्निकल कंप्यूटर आता है, वहाँ पर दोनों ही जगह आपको हमारा ये कोर्स काम करने वाला है। तो हर एक स्टूडेंट के साथ, हर एक फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में जितने मेंबर्स हैं जो पढ़ते लिखते हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें इसको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑन चिप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है MAR स्टैंड फॉर। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मीन एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी मीन एसेसिबल रजिस्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेमोरी एसेसिबल रजिस्टर। ठीक है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो MAR का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? आई गेस सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका काम जरूर बता देता हूँ। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है समझ लो। देखो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो बेसिकली आपका होता है, ये क्या करता है, आपकी मेमोरी की जो करंट लोकेशन है उसको स्टोर करता है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि इट स्टोर्स the location of currently used memory। यानी कि CPU जब आपका चल रहा होता है तो उस समय CPU पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, CPU में जो डेटा होता है, उस डेटा का जो है, उस डेटा का जो एड्रेस होता है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रखा होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ M denotes the number of memory location and N denotes the word size, then an expression that denotes the storage capacity is, देखो यदि M हो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब M बताता है मेमोरी लोकेशंस को और N बताता है साइज़ को, तो जो मेमोरी बनेगी वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगी, यानी कि M इंटू N। ये कहाँ पर दिख रहा है? पहली ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, यानी कि M इंटू N इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप सही बच्चों को। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अगले कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो कि मेमोरी पर ही बेस्ड हैं आपके। तो विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा एक प्राइमरी मेमोरी की गुण या कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी नहीं है? पहला, इट इज़ फास्ट। तो सर बिल्कुल है फास्ट। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। तो बिल्कुल कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है। इट इज़ वॉलेटाइल। बिल्कुल वॉलेटाइल है, जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे या कंप्यूटर बंद करेंगे प्राइमरी मेमोरी का डेटा तो उड़ जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये वॉलेटाइल लिखा हो, इट इज़ नॉट वॉलेटाइल, तो ये गलत होगा। इट इज़ नॉट वॉलेटाइल है ना, वॉलेटाइल मतलब डेटा उड़ जाता है। मैंने डेफिनेशन आपको सही बताई, बट मैंने जल्दी में से वॉलेटाइल पढ़ लिया। नॉट वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक, क्या है दिक्कत है, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या? चलो देखते हैं सर। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। व्हाट इज़ रैम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम क्या होती है? रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है डेटा रैंडम मेमोरी लोकेशंस में। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, या फिर डिटैचेबल मेमोरी है, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके यदि हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा कि
प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एट रैंडम मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, ये क्या करती है, रैंडम मेमोरी लोकेशंस पर डेटा को स्टोर करके रखती है। विच ऑफ दीज इज अ कैटेगरी ऑफ रैम, इनमें से कौन सी एक रैम की कैटेगरी है, इरेजेबल रैम, डायनामिक रैम, प्रोग्रामेबल रैम या फिर नन ऑफ दीज, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक रैम। ठीक है, हमने देखा था स्टैटिक रैम होती है यानी कि एस रैम होती है और डी रैम होती है। ठीक है, चलिए, व्हाट डज एस रैम स्टैंड फॉर, तो एस रैम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीरियलाइज्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो हम सभी को पता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एस रैम होती है और ये फास्ट होती है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है ना, और डी रैम को क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश रेट करना पड़ता है, इसलिए वो स्लो होती है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एस रैम, अब एस रैम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है वो सही है। पहला, इट नीड्स रिफ्रेशिंग, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टैटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डायनामिक रैम को करना पड़ता है। दूसरा है, इट यूज़ कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा, या इट यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेटा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो ये जो है ये रजिस्टर्स यूज़ करती है, क्या यूज़ करती है, ये रजिस्टर्स को यूज़ करती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इट यूजेस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा कैपेसिटर लिखा था, ट्रांजिस्टर यूज़ करती है, ऑप्शन डी सही। ठीक है, मैं बोल सही रहा था, मैंने ऑप्शन गलत पढ़ लिया था, तो ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करती है, डी रैम कैपेसिटर को यूज़ करती है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ कैपेसिटर, तो डी रैम कैपेसिटर को यूज़ करती है। अगला क्वेश्चन है, डी रैम स्टैंड फॉर, डी रैम स्टैंड फॉर, तो डी रैम क्या होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या होती है आपकी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, तो एस रैम क्या करेगी, याद रखना, एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये यूज़ करेगी ट्रांजिस्टर्स को। डी रैम होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये यूज़ करेगी कैपेसिटर्स को। ठीक है, चलिए, विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ रोम, रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, तो पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, बिल्कुल तीनों ही होते हैं। पी यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इससे एक बार जो प्रोग्राम कर दिया वही हमेशा प्रोग्राम्ड रहेगा। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसे और डबल ई पी रोम दोनों को ही मल्टीपल टाइम इरेज किया जा सकता है, यानी कि बार बार इनका डेटा बदला जा सकता है। अब तो फिर सर इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस ये है कि इनमें जिस तरह से डेटा को इरेज किया जाता है वो ई पी रोम की बात करें हम तो ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसमें यू वी रेज का यूज़ करके डेटा को इरेज किया जाता है और नया डेटा डाला जाता है। डबल ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक यूज़ की वजह से क्या किया जाता है, डेटा को इरेज किया जाता है। ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही टाइप है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ दीज इज़ अ फीचर ऑफ ई पी रोम, इनमें से कौन सा जो है वो ई पी रोम का एक फीचर है, आपका पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक ई पी रोम का फीचर है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूज़र, देखो ई पी रोम बोला है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो भाई इसे प्रोग्राम किया जाता है, बिल्कुल ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो रोम नॉन वॉलेटाइल होती है बिल्कुल। इट कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग यू वी रेज, तो अभी बताया था यू वी रेज आपको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो वॉलेटाइल मतलब लाइट जाने पर जिसका डेटा चला जाए, नॉन वॉलेटाइल मतलब लाइट जाने पर जिसका डेटा बना रहे, तो रोम का डेटा बना रहता है, लेकिन रोम एक प्राइमरी मेमोरी भी है, ये भी याद रखना है। ई पी रोम डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग, इट कैन बी डायरेक्टली रीप्रोग्राम्ड, हीट, हाई वोल्टेज, अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा सही होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हाई वोल्टेज यूवी लाइट। अब भी मैंने आपको बताया कि ई पी रोम को आप यूवी रेज के थ्रू डेटा इरेज कर सकते हैं और डबल ई पी रोम को आप इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस का यूज़ करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज आर यूज़ ऑफ रोम का क्या यूज़ है।
एम्बेडेड सिस्टम में होता है, कोडिंग में होता है, होम अप्लायंसेस के कोडिंग में होता है, कैलकुलेटर के, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बहुत आसान सा आंसर इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले सही बच्चों से बोलूँगा कि वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। विच ऑफ दीज मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी? CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कौन काम करता है? रोम, रैम, कैश या फिर हार्ड डिस्क? तो देखो हार्ड डिस्क तो अलग ही होती है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी, बचा कैश, और कैश बफर का ही काम करती है। क्या होता है? ये है CPU में आपकी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। और CPU में आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। और CPU में सेकेंडरी मेमोरी आपकी, और CPU को मेन मेमोरी में क्या करना है? मेन मेमोरी में काम करना है। तो क्या होगा? मेन मेमोरी में काम करना है तो किसी भी डेटा को इसको सर्च करना है तो या तो सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करेगा, विच इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ये क्या करता है? बीच में एक कैश, बीच में एक डिब्बा बना लेता है जिसमें जो डेटा बार बार यूज़ हो रहा होता है इसको यहाँ पर डाल लेता है। जब भी मेन मेमोरी में उस डेटा की ज़रूरत होती है तो ये सेकेंडरी मेमोरी में ना जाके सीधा यहाँ से डेटा उठा के दे देता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं कैश, इसीलिए फास्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ दीज इज़ एन एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी का एडवांटेज क्या है? इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। बिल्कुल ये फास्ट है, कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर्स के बाद। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज़, ये डेटा को टेम्परेरी यूज़ करती है, बिल्कुल टेम्परेरी यूज़ करती है, और उस डेटा को यूज़ करती है जो बार बार यूज़ हो रहा होता है। इट स्टोर्स प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही। अच्छा, अब कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर रजिस्टर्स जब फास्टेस्ट हैं तो हमेशा कैश मेमोरी को ही फास्टेस्ट क्यों बोला जाता है? तो देखो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेमोरी का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना। तो रजिस्टर भी डेटा को स्टोर करता है, कैश भी डेटा को स्टोर करता है। पर सर रजिस्टर को क्यों नहीं फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है, कैश को क्यों बोला जाता है? देखो रजिस्टर क्या करता है, या तो 0 को स्टोर करेगा या 1 को, मतलब एक रजिस्टर केवल एक बिट को यूज़ करेगा, और एक बिट से कोई मीनिंगफुल डेटा तो नहीं बनता। लेकिन कैश क्या करती है? किसी डेटा को स्टोर करती है, पूरे के पूरे डेटा को। तो डेटा वाइज देखा जाए तो कैश जो है वो डेटा को स्टोर कर पाती है, इसीलिए इसे फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है। तो यदि मेमोरी के केस में देखा जाए तो कैश फास्टेस्ट है, लेकिन ओवरऑल रजिस्टर्स फास्टेस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिंपल स्टोरेज ड्राइव, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं व्हाट डज HDD स्टैंड फॉर? HDD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हाई स्पीड डिस्क ड्राइव, हाई परफॉर्मेंस ड्राइव, हाई हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD और HDD दोनों की फुल फॉर्म याद रखना है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दीज इज़ अ सर्कुलर प्लेट्स विद मैग्नेटिक कोटिंग यूज टू स्टोर डेटा? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर कैश, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक डिस्क जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? सर्कुलर प्लेट है जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोडिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं WORM के फुल फॉर्म के ऊपर कि WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, राइट वन ओनली रैंडम मेमोरी, राइट ओनली रीड मैनी, या फिर नन ऑफ दीज अबव? तो इसका करेक्ट आंसर होता है राइट वंस रीड मैनी, मतलब जिसे एक बार लिख दिया जाता है और बार बार इसे लिखा सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ CDs इज? CDs का डायमीटर कितना होता है? 10 इंचेस, 2.2 इंचेस, 4.75 इंचेस, या फिर 4 इंचेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.7 इंचेस। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि मुझे बताइए कि CDs की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है और DVDs की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। ये मैंने आपको क्लास में बताया। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जल्दी से स्टोरेज कैपेसिटी CDs की एंड DVDs की, सभी बच्चे बताएंगे। अगला है
व्हाट डज डीवीडी स्टैंड फॉर? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? डुप्लीकेट विजुअल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर डुप्लीकेट वर्सटाइल विजुअल डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहले तो और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते। ये पहली क्लास थी जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर मेमोरी पर बेस्ड एमसीक्यूज़ थे। आगे आपको मेगा कंप्यूटर में थ्योरी क्लासेस भी मिलती रहेंगी और इस तरह की क्लासेस हमारे एमसीक्यूज़ भी मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।